वेलकम टू माय न्यू चैनल। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी, जिसमें मैं आपसे लेसन नंबर 1 डिस्कस करूंगी, सौरमंडल में पृथ्वी। तो ये मेरा रहेगा पार्ट 1 और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी, यानी कि मैं आज आपको इस पूरी वीडियो में, जो ये हमारा पार्ट 1 है, इसमें मैं आपको सौरमंडल के बारे में बताऊंगी, उसमें पृथ्वी का क्या रोल है उसके बारे में बताऊंगी, ग्रहों के बारे में बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते, लेकिन बाद में इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। ये हम सबको पता है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। ये क्या है जिनकी हम गणना नहीं कर सकते? ये हैं छोटे छोटे तारे। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ जो होते हैं चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। तो ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि इसमें हीरे जड़े हों, कुछ टिमटिमा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट जो है अन्य से अलग होती है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान ही क्या करते हैं, चमकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। आप सब जो है देखते होंगे चंद्रमा को। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में सिर्फ एक ही बार देख सकते हैं। जब भी आप ऐसा देखें कि आप एक महीने में सिर्फ एक ही बार जो है चंद्रमा को देख पा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगी पूर्णिमा। और 15 दिन के बाद जो है आप उसको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो नए चंद्रमा की रात्रि क्या हो जाएगी, वो अमावस होगी। जब पूरा दिखे पूर्णिमा, जब 15 दिन के बाद दिखे तो वो अमावस। ऐसे ही रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं, यानी आप समझ जाएंगे कि अब अमावस है। ठीक है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए होता है, वो हम सबको भी पता है, बिल्कुल कॉमन है ये चैप्टर। ये किस लिए होता है? ये सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण होता है कि हम रात के समय ही जितनी भी चमकने वाली चीजें हैं ना, उनको ही देख सकते हैं। सूर्य के कारण हम सुबह इन सबको नहीं देख सकते हैं। अब बात करेंगे हम खगोलीय पिंड की कि खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं खगोलीय पिंड। आगे बढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं, अब खगोलीय पिंडों के बारे में आपको जो है वर्णन किया गया है कि खगोलीय पिंड जो होते हैं, कुछ वो बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं, गैसों के बने होते हैं। इनके जो पास है अपनी ही ऊष्मा होती है और अपना ही प्रकाश होता है। ये ध्यान रखिएगा, इनके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, जिससे वो क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, तारा। अब जो सूर्य है ना, वो सूर्य भी एक तारा है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी कारण जो है हमें रात को ही चमचमाते जो हमें तारे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये इसी कारण है कि सूर्य के कारण ही हमें सब कुछ ऐसा नहीं दिख पाता, क्योंकि सूर्य जो है बड़े आकार का है, गर्म है, गैसों का बना हुआ है, इसकी अपनी ऊष्मा है, इसका अपना प्रकाश है, और जिससे वो अपनी बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। तो होप है आपको इतनी ये स्लाइड पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सूर्य को बोल दे कि सूर्य एक तारा है, उसमें ये सब है। लेकिन जो रात के समय चमकते जितने भी तारे हैं, वो भी सूर्य के समान ही है, लेकिन ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। इसलिए ये होने के कारण जो हम इसकी जो ऊष्मा है और प्रकाश को हम क्या महसूस नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि सूर्य के पास ही अपनी ऊष्मा है, ठीक है, प्रकाश है, लेकिन तारों के पास नहीं है। तारों के पास इसलिए हमें दिखाई नहीं देता कि वो हमसे बहुत दूर है, और सूर्य को हम बहुत नज़दीक से देख सकते हैं, तो हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। और ये इसी कारण ये बहुत हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं तो छोटी दिखाई पड़ती है। ये हमारे निजी जीवन की बात हो रही है कि अगर कोई चीज़ हमसे बहुत ज़्यादा दूर है तो वो हमें बहुत छोटी दिखाई पड़ेगी। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी हमें छोटा दिखाई पड़ता है। बिल्कुल कॉमन सी बात है ये।
आगे बढ़ते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? अगर जैसे ऐसे ऐसे कुछ ऐसे समूह बन गए हैं, ठीक है, तारों के विभिन्न विभिन्न समूह बन गए और कुछ आकृतियां कोई ऐसी बन गई, कोई ऐसी बन गई, कुछ भी, तो वो क्या कहलाते हैं? वो नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये भी आपको याद रखना है कि अर्सा मेजर और बिग बियर जो है इसी प्रकार का क्या है? नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला ये नक्षत्र मंडल है। इसका एक एग्जाम्पल दे दिया है जो हमें याद रखना है, वो है सप्त ऋषि। सप्त मतलब सात, ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का क्या है? समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का क्या है? एक भाग है। इसमें एक नक्षत्र मंडल का आपको ये बताया गया था कि तारों के विभिन्न समूह, आप ध्यान से सुनिएगा, तारों के विभिन्न समूह और विभिन्न आकृतियों, इसका एक एग्जाम्पल आपको दे दिया सप्त ऋषि। ठीक है, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि 7 तारे इसका दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। ये आप सबको पता है कि प्राचीन समय में कोई घड़ी तो होती नहीं थी। ठीक है, तो वो किस तरह करते थे? वो तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है, इसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव तारा भी कहते हैं। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि ध्रुव तारे के बारे में इतनी बड़ी विशेषता बताई जा रही है कि ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को भी जान सकते हैं। ठीक है, अब 1.1 में आपको दिखाया गया, ये देखो, ये लड़की है, उत्तर दिशा में देख रही है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उत्तर दिशा में देख रही है और ये ध्रुव तारा देख रही है। तो ये आसमान में एक ही स्थिति पर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती हैं। हमने अभी तारे के बारे में पढ़ा, सूर्य के बारे में पढ़ा कि सूर्य में जो है अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है, गैसों से भरा हुआ होता है, विभिन्न आकार होती है, आकृतियां होती हैं। अब हम बात करेंगे कि जिनमें ये प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, अब वो क्या करते हैं? वो तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। अब मैंने आपको ये भी बताया था जब हम पढ़ रहे थे कि तारों में भी अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है, वो हमें इसलिए प्रतीत नहीं होता है क्योंकि वो हमसे दूर होते हैं। जो ग्रह होते हैं वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ये आप ध्यान देने योग्य बात है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं प्लैनेट। ग्रीक भाषा के प्लेटनाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी कि परिक्रमा करना, चारों ओर घूमने वाला। कोई ऐसी चीज है उसके आगे चारों ओर घूम रहा है तो परिभ्रमक। ठीक है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो क्या है? वही ग्रह है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा जो है सूर्य से प्राप्त करता है। अब ये ध्यान से सुने, जो ग्रह हैं वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, लेकिन जो पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं वो भी एक ग्रह है, लेकिन वो अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ये छोटी छोटी बातें आपको जो है ना कंफ्यूज कर देती हैं, तो नोट्स बनाते जाइए तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होती है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह क्या होती है? हमें चंद्रमा की तरह प्रतीत होती है। ये कुछ रोचक तथ्य हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी ना काफ़ी ना इम्पोर्टेंट होते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, इसमें क्या होता है? इसमें चारों ओर ना छल्ले होते हैं। ठीक है, छल्ले होते हैं ना, तो छोटे छोटे ना ऐसे जैसे पिंड से बने होंगे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे ना पिंड बने होते हैं, जो पट्टियां होती हैं। अब जो ये छल्ले बने होते हैं तो हम इनको किसकी सहायता से देख सकते हैं? हम इन्हें दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपको अपनी जो है बुक में दिया हुआ है या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसमान में दिखने वाला जो चंद्रमा है गाइस, वो भी क्या है? उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का क्या है? सहचर है। ध्यान देने योग्य बात कि भाई ये मतलब कि फ्रेंड्स हैं। ठीक है, पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर ये चक्कर लगाता है। चंद्रमा जो है चारों ओर ही इसके चक्कर लगाता है, इसका बेस्ट फ्रेंड है। हमारी पृथ्वी के समान जो है 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। सबसे पहला पृथ्वी करता है, उसके बाद ये 7 ग्रह हैं, उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करेंगे हम सौर मंडल की, जो हमारा टाइटल ही है। सौर मंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि शुद्ध ग्रह, उल्का पिंड, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। मिलकर सौर मंडल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अगर आपसे सौर मंडल की डेफिनेशन पूछी जाए तो सूर्य,
8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य जो खगोलीय पिंड हो गए, शुद्ध ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर क्या करते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसमें जो सूर्य होता है वो परिवार का क्या होता है, मुखिया होता है, क्योंकि उसके पास ही सबसे ज़्यादा ऊष्मा और प्रकाश है। आगे बढ़ते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। ये आप बिल्कुल लगा लेना, कॉमन सेंस है। जब भी सौर मंडल की बात होगी तो वो सूर्य से संबंधित ही हम उसकी बात करेंगे। इसलिए सूर्य के परिवार को हम क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। सौर शब्द का उपयोग करते और अधिक शब्दों का हमने क्या करना, लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं। सूर्य, अब बात करेंगे हम सूर्य की। सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। ठीक है, ये कहाँ स्थित होता है, केंद्र में, और ये बहुत ही बड़ा होता है, अत्यधिक बड़ा होता है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। इसका जो खिंचाव बल होता है ना, इसे सौर मंडल को बांधे रखता है। इंपॉर्टेंट है, खिंचाव बल के कारण जो है ये सौर मंडल को अपने आसपास बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। अब बताइए कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब बात करेंगे हम ग्रह की। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ये जो क्रम आपको बताया गया है ये आपको याद रखना है। पहला आएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इनमें क्या होते हैं, इनमें छल्ले होते हैं। शुक्र पृथ्वी की बहन हो गई, बुध जो है आकार में सबसे बड़ा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब ये तो है नहीं कि कोई ग्रह यहाँ आ गया, कोई ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, नहीं, एक पूरा ऐसे चक्कर लगाएंगे। कॉमन सेंस है इसमें भी कि एक निश्चित पथ पर ही सूर्य का वो चक्कर लगाएंगे। ये नहीं होगा कि चक्कर लगाते लगाते ऐसे हो जाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं होंगे। वो सूर्य का एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाएंगे। जो ये रास्ते होते हैं ना, ये दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, कक्षा। ठीक है, बुध जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक है, मैंने अभी आपको बताया। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों एक चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन लगते हैं, 88 डेज लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का क्या कहते हैं, जुड़वा ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। एक एक लाइन एनसीईआरटी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन में से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि बुध जो है वो सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है और इसको सूर्य के चारों चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। और जो शुक्र है वो पृथ्वी का जुड़ा हुआ जो ग्रह है। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्वेश्चन आ गया, आकार और आकृति लगभग समान है। अब तक प्लेटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि ऐसा नहीं होगा। प्लूटो जो होगा वो बोने ग्रह भी कहे जा सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब से जो है पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमने, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और पृथ्वी जो सबसे पहले है वो सूर्य से ही क्या करता है, ऊष्मा और प्रकाश क्या करता है, उत्सर्जित करता है। आपको साथ साथ याद भी करवा रही हूँ। आकार में क्या है, पांचवा। ठीक है, सूर्य से दूरी के हिसाब से है तीसरा और आकार में है ये पांचवा। ध्रुवों के पास ये थोड़ी सी चपटी होती है, ये कारण इस आकार को हम भूभाग कहा जाता है। अब हम ये कहें कि भू जो पृथ्वी है वो हमारी गोल है, वो गोल नहीं है, वो बीच में से चपटी है, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बीच में से वो चपटी है। भू आपका क्या अर्थ होता है, पृथ्वी के समान आकार। इसको हम, इस आकार को हम क्या कहते हैं, इस आकार को हम भूभाग कहते हैं। अब भूभाग का क्या अर्थ होता है, पृथ्वी के समान आकार। कोरिलेट करके पढ़ेंगे ना तो चीज़ आसान लगती है, मेरा ये मानना है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म होती है ना ही अधिक ठंडी होती है। यहाँ पानी और वायु बहुत उपस्थित होता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये आप सबको ही पता है कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी बेसिक नीड्स हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी जो है सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, बिल्कुल। क्योंकि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है भाई कि वो नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि वो 2/3 सतह जो है पानी से ढकी हुई है, इसलिए हम इसको नीला ग्रह कहते हैं। तो गाइस हम आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ना वीडियो ना काफ़ी लंबी हो जाती है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, वो 25 मिनट की हो गई थी, तो यूट्यूब से ये आ गया था कि यार छोटी छोटी वीडियो बनाओ। तो पहली वीडियो है, तो होप है आपको ये वीडियो जो है ये पार्ट 1 आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को अपने ग्रुप्स में है जो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। सपोर्ट करिए। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।